मेरे दोस्त, भारत में एक जॉब क्राइसिस आने वाली है और आ ही गई है, काफ़ी लंबे समय से चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेहतरीन आर्टिकल है और ये चार्ट्स मैं वहीं से लेके आया हूँ, बट मैं अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर आप स्पेशलाइज नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत ही टफ आर्टिकल है। लेकिन वो आर्टिकल इतनी गहरी बात कहता है और वो रियल इंडिया को दर्शाता है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देखिए कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। इनफैक्ट सारी सरकारें बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, समझ में नहीं आया। एक तरफ आप बता रहे हो जॉब क्राइसिस, दूसरी तरफ आप बता रहे हो सरकार बहुत कुछ कर रही है। मैं आखिरी तक मेरे साथ रहिएगा। इन चार्ट्स के माध्यम से और इस आर्टिकल के माध्यम से आप एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि भारत में सरकारी जॉब के हालात क्या हैं, क्यों भारत में सब सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, जॉब आपके लिए वेट कर रही है, क्योंकि कंप्यूटर के बेसिक्स तो हर किसी को पता होने चाहिए। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। AI की हेल्प से, कोपायलट की हेल्प से पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेल हो गया और वर्ड हो गया, जितने भी MS ऑफिस के टूल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है। तो दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे फॉर्मल जॉब्स की। फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब्स क्या होती है, समझिए इस बात को। जब आप ये समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल जॉब का मतलब ये है कि जब आप एक प्रॉपर कंपनी में काम करते हैं, आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपको मंथली सैलरी मिलती है, आपको TADA मिलता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है, मतलब एक तरीके से पूरा पेपर वर्क करके सरकार के रूल्स के साथ आपकी हायरिंग की है। इनफॉर्मल जॉब्स का मतलब खाली पैसे कमाना बस, और हमको कोई लेना देना नहीं है। समोसा वाला है, उसको ना टैक्स देना है ना कोई करना है, उसको खाली समोसे बेचने और पैसे कमाने हैं, ना वो रजिस्टर्ड है। ठेला वाला है, गोलगप्पे बेच रहा है, लोग भैया लगा दो जरा 10 रुपए के 4 बताशे, मस्त। वो कैसे पानी बना रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रहा है, बस उसको पैसे कमाने हैं। रजिस्टर्ड नहीं है ना वो। तो भारत के मैक्सिमम, इनफैक्ट 80 से 90% लोग इसी इनफॉर्मल जॉब्स में रजिस्टर्ड है, राइट। ये इनफॉर्मल कमा हर कोई रहा है, लेकिन ये भारत का इनविजिबल हैंड है। और ये इनविजिबल हैंड, ये दिखता नहीं है, लेकिन ये काम जबरदस्त तरीके से कर रहा है। तभी भारत की इकोनॉमी कभी गिरती नहीं है। अमित शाह ने बोला था ना, पकौड़े तल लो, तो लो भैया पकौड़े तलो, उससे भी कमा लोगे। और बढ़िया पकौड़े तल लिए भैया, ब्रेड पकौड़ा, तो मजा ही आ जाएगी। रात सुबह सुबह लाइन लगने लगेगी और उसमें आपको कुछ सरकार को भी टैक्स नहीं देना है ना, मस्त। यहाँ पे लखनऊ में इनकम टैक्स के लोग आए रेड मारने। जिस कचौड़ी वाले क्या है, उस कचौड़ी, अब वो देता वेता तो था नहीं टैक्स, तो उस कचौड़ी खाने के लिए उनको आधा घंटा वेट करना पड़ा कि अरे बाप रे इतना कमा रहे हुए। तो यही हिसाब किताब है, यही हाल है। अगर आपको बिल नहीं मिल रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि सब ऐसे ही चल रहा है, सब चंगा सी। तो यहां पे जिस क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं वो फॉर्मल है, और जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक हम ये जो अनपेड मतलब रेगुलर वेज लेबरर्स है, जब तक हम इनको इनफॉर्मल को फॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये बहुत लंबे समय से बाकी देशों ने इसको काफी कम किया है। हम कंपैरिजन भी करेंगे, ये चार्ट अभी कंपैरिजन करके बताएगा। ये जो 3 चार्ट्स है इसमें हम बताएंगे आपको। तो आर्टिकल कहता है कि बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जो हैं वो अपनी जॉब्स, उनको कम पैसे मिल रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं कि आप पहाड़ों पे मैगी बना लेंगे, शायद आप किसी IT वाले से ज्यादा पैसा कमा लो महीने में, ये सच है। बट क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं। लेकिन भारत में कंपनीज आपको कम पैसा दे रही है, लेकिन फिर भी लोग जॉब नहीं छोड़ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% है, 3.1%, यानी कि ज्यादातर लोग तो पैसा कमा रहे हैं। बट 2025 में 56.2%, यानी कि आधे से ज्यादा भारत सेल्फ एम्प्लॉयड था, यानी कि वो खुद पैसा कमा रहा है। इनफॉर्मल जॉब्स, जैसा कि मैंने बताया, क्या भाई छोड़ो यार, अब इसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस भी हैं, लेकिन छोड़ो अपनी दुकान खोल लेते हैं, छोड़ो यार कुछ कैफ़े वैफे खोल लेते हैं, छोड़ो यार बेच लेते हैं कुछ, या लेबर बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, राइट। 20.2% कैजुअल लेबरर्स थे, राइट। 56.2% सेल्फ एम्प्लॉयड, 20.2% कैजुअल लेबर, मंडी लगती है ना सुबह सुबह लेबर्स की वो, और 23.6% रेगुलर वेज या सैलरीड जॉब्स में थे। यानी कि 100 में से 23 लोग
खाली उनको ही सैलरी मिल रही है जो बड़े बड़े ऑफिसेज बनाए हुए हैं, उसमें खाली 23.2% लोग जा रहे हैं। और दोस्तों, भारत फौज खड़ी हो रही है हर साल, ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स, एमबीए खड़े होने हैं सब। ये किस लिए खड़े हो रहे हैं? इनको एक रेगुलर सैलरीड जॉब चाहिए, है ना। बहुत लोग भाई बीटेक करके मैं कैसे ठेला लगा लूं, बहुत लोगों का होता है, ये चीज है ना। और लगाना भी नहीं चाहिए भाई इतना। अगर आप पढ़ के एक चाय की दुकान खोल रहे हो तो मतलब क्या है? अब मैं नहीं कह रहा हूं कि चाय की दुकान गलत है, लेकिन फिर उसी पे मेहनत करते। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत का सिस्टम ऐसा है कि बहुत हद तक टैलेंट वेस्ट हो जा रहा है और हम उसको उस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, और उससे युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, राइट। अब स्केर्सिटी ऑफ गुड जॉब्स आपको देखने को मिलेगी। एक मैंने लेक्चर लिया था, शायद आपको याद हो नहीं हो, तो मैंने बताया था कि स्किल और जॉब का मिसमैच है भारत में, बहुत भयानक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसा लोग भी अपना टैलेंट वेस्ट करते हैं कि वो परिवार से ही शुरू हो जाता है। अगर आप बोलो कि मैं एआई सीख रही हूं, कौन आई, किधर से आई, कहां आई, कब आई, ये है, तो बात ये भी है। और अभी इसको चेंज होने में टाइम लगेगा। भारत में जॉब का मतलब यही है कि सुबह 9 बजे जाओ, रात को 9 बजे आओ, तब तुम नौकरी कर रहे हो, भले तुम 5-10 हजार रुपये कमा रहे हो। डॉक्टर को देखा है, 1 घंटा ऑपरेशन करेगा, करोड़ों अंदर कर लेगा, 1 ही घंटा उसके दिन में जॉब। तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो भारत में स्किल और जॉब्स का मिसमैच है। भैया चाहिए हमको मशीन लर्निंग वाला, वो खाली मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी ना। भारत, मैं दोस्तों को बहुत लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त इनफैक्ट काफी लोगों ने बीटेक किया और अल्टीमेटली सब कहां एब्जॉर्ब हो गए, आईटी सेक्टर में। मेरा एक दोस्त है, वो बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट, वो आईटी में आ गया। तो बताइए कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं आप? तो स्कैर्सिटी ऑफ गुड जॉब्स हमको देखने को मिलती है। आप देखिए, सरकारी जॉब का मैं आपको हालात बताता हूं, और सरकारी जॉब के भी हालात बहुत अच्छे नहीं। आपको क्या लगता है कि आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी तो बहुत मजा आएगा, शाबाशी देगा, सरकार खुश होगा? कुछ नहीं होगा। सरकारी जॉब में हालात भाई लॉस में है ज्यादातर सरकारी एंटिटीज। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको, आप सुबह जाओगे, पान का इसे थूकोगे और उसके बाद आपके टेबल पे समोसा चाय, शर्मा जी देश के हालात बहुत खराब हो गए, शर्मा जी का पेट निकला? ऐसा नहीं है भाई। बैंक के लोग 8-8 बजे आ रहे रात में, बैंक के तो हालात और खराब है, मुझे बहुत मैसेज आते हैं। सरकार, जो सरकारी जॉब्स है ना, वो लॉस में है। जो एंटिटीज लॉस में है, आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हो भाई? वो आपसे बहुत मेहनत करा रहे। सरकारी जॉब्स में आजकल बहुत मेहनत है। अब ये अलग बात है कि भाई 1 निकालेंगे तो 1000 आ जाएंगे, 1000 निकालेंगे तो करोड़ आ जाएंगे। आंकड़ा देख लो भाई, आंकड़ा देख लो, 22 करोड़ 2014 से लेकर 2022 तक एप्लीकेशंस आई थी सेंट्रल जॉब्स के लिए, खाली बता रहे हैं। उसमें से खाली 7,22,000 सिलेक्ट हुए। 22 करोड़ में से, साले पॉपुलेशन नहीं है इतनी यूरोप की जितने भारत में सरकारी जॉब में लोग भर रहे। 32-35 करोड़ तो पॉपुलेशन अमेरिका की है। ये हालात हैं। सिंगल रिक्रूटमेंट 47 लाख, अभी 26,000 कांस्टेबल की जॉब के लिए 47 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। और इसमें कितने बीटेक पीएचडी वाले होंगे निकाले थे भैया? जमादार की जॉब, स्वीपर की जॉब निकाली थी, समझ रहे हो? इलाहाबाद में भी कुछ दिन पहले, प्रयागराज में पीएचडी वालों ने अप्लाई किया है। ये तो हालात है। बताइए फिर कहां से हम बढ़ा दे देश को? कैसे होगा काम? ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो कहां पे हैं? वो रेगुलर बेज नहीं है कि आपको, अब जैसे अगर आप एमएससी कर रहे हो, जैसे मैं एमएससी हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एमएससी वाले को कौन लेगा, या एमए हिस्ट्री वाले को कौन लेगा? नहीं लेगा। आप टीचर बन सकते हो, टीचर ही बनोगे, पीएचडी कर सकते हो, प्रोफेसरी कर सकते हो। बट अगर मैं ये चाहूं कि भाई मुझे कहीं जॉब मिल जाए, बढ़िया रेगुलर सैलरी मिले, तो बहुत मुश्किल है। कोई क्या है, मेरे स्किल का काम क्या है? कोई नहीं है। मेरी एजुकेशन का काम क्या है? कोई नहीं है, राइट। ये चीज है। इकोनॉमी जो है याद रखिए कि जो जॉब करने वाले हैं वो तो करोड़ों में है, लेकिन जो जॉब जनरेट करने वाले वो बहुत कम है। और भारत में जॉब्स की कमी नहीं है। मुंबई जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी। यस, भारत में तो आलसीपना भी बहुत है। क्या भाई छड़े यार। मैं बताता हूं कि मेरे दोस्त है, अब इसका रेलवे का टेंडर है उसके साथ, ठीक है। तो वो 20-25 हजार उसमें मिल रहा है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको फील्ड वर्क करना है। जगह जगह हमने रिक्रूटमेंट किया, कॉलेजेस में गए, अभी तक 700-800 लोग चाहिए, मिला नहीं कोई, करनी नहीं लोगों को जॉब,
उनको लग रहा है कि भैया घर बैठो आराम से मस्त पैसा कमाओ। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। ज़्यादातर वर्कर्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट में सिचुएटेड हैं, और हर पीयर इकोनॉमी में जो लार्ज फैक्ट्री है दे एब्जॉर्ब द वर्कर फोर्स। चाइना, अमेरिका, उसमें क्या होता है ना कि हमारे उल्टा है। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ ब्रिटेन में, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, एक और आसानी से एग्जांपल से जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस सबको एब्जॉर्ब कर ले। बाकी देशों में यही होता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन भारत में सबसे छोटी यूनिट एब्जॉर्ब कर रही है, बड़ी फैक्ट्रीज नहीं कर रही है। ये उल्टा है यहां पे। और 20 साल में एक आदमी जो रेगुलर सैलरीड वर्क है उसको पता कितना मिलता है? लगभग 25,000 के करीब। 25,000 महीना मिल रहा है मेरे भाई। और अगर आप महिला हैं तो आपको 19,500 के करीब मिल जाएगा। कैजुअल लेबर पता है कितना उसको मिल रहा है? दिहाड़ी कितनी चल रही है? 450 रुपए एक दिन की। ससुर 450 रुपए एक दिन की है, समझ रहे हो? 450, 500 रुपए तो मतलब 15-16 हजार तो आप ऐसे ही कमा ले रहे हो। और ये जो सैलरी वर्क वाला है इसको बाद में टैक्स भी देना है, तो एक्चुअल में इन हैंड इसके पास 20-20 हजार आएगा। स्टार्टिंग सैलरी भारत में जो इंजीनियर्स की होती है ना, पूछ लीजिएगा किसी फ्रेशर से, एक झाड़ू लगाने वाले को उससे ज्यादा मिल रहा है, तो वो क्यों फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? ऊपर से भारत में रियल एस्टेट, अभी मैंने सुबह लेक्चर बनाया था, वो क्रैश हो रहा है। उसके क्रैश करने के मतलब वो बूम हो रहा है, उसके अलग ही दाम जा रहा है। जिनको मकान चाहिए वो ले नहीं पा रहे, और बाहर जाके आपको रेंट पे रहना है, कहां जाए? यहां कहते हैं भैया फ्रेशर जॉब नहीं, एक्सपीरियंस लेके आओ। भाई जब वो जॉब करेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा, कहां से आ जाएगा फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। रेगुलर वेज शेयर 2023 में जहां 21.7% था, 2025 में 23.6% रहा है। अब आप देखिए, ये देखिए यहां पे आपको कुछ, ये पहला चार्ट हम इसको स्टडी करते हैं। अब यहां देखिए कि ये परसेंटेज है बेसिकली, हर 100 में से कितने काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में आप देखिए, इंडिया में जो टाइनी है, ठीक है, यहां सबसे ज्यादा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आधा, लगभग 45%, 100 में से 45 लोग यहां पे काम कर रहे हैं स्मॉल और टाइनी में। अब यही आप इधर वियतनाम में आ जाइए, ये इधर इतना खाली 30%, भारत में 45 है, दोनों को मिला दे। वहां वियतनाम में तो टाइनी है ही नहीं। चाइना में ये 28% के आसपास है, साउथ कोरिया में 18% के आसपास है, यूएस में तो 19%। आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि सर पॉपुलेशन कम है, चाइना की भी है, हम चलो चाइना से कंपेयर नहीं कर रहे, बाकी देशों की पॉपुलेशन ज्यादा है, बट मेरे भाई भारत का सिस्टम अलग है। ये पॉपुलेशन वाला, ये जो कहते हैं ना पॉपुलेशन, भाई ये सबसे बड़ा बेवकूफी भरा जुमला है ये पॉपुलेशन। भारत का सिस्टम कैसा है बताइए? भारत में 28 राज्य हैं, हर राज्य के अलग कानून है, और हर राज्य में इमेंस अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए, क्योंकि भारत का प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द रिवर, और भारत रिवर ओरिएंटेड देश है। मतलब भारत एक ब्लेस्ड देश है जहां पे इतनी सारी नदियां हैं, समझ रहे हो? बाकी यहां पे नदियां वदियां आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी इन देशों में। बाकी ऊपर अगर आप आओ तो ये मीडियम में आपको 35, और अपर में सबसे कम भारत में 20, ठीक है। अब यही आप अगर आप वियतनाम में देखो तो सबसे ऊपर वाला जो टॉप में है, आधा ही वर्कफोर्स जो सबसे बड़ी यूनिट है वहां पे एब्जॉर्ब्ड है। चाइना में भी 42, साउथ कोरिया में 45, यूएस में तो 33, बहुत, यूएस में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। ये चीज है। फिर उसके बाद अब देखो, इसमें आप देखिए कि कैसे कैसे भारत में काम होता है, ठीक है। अब जैसे हर जो यहां पे भी 100 का आंकड़ा दिया, जैसे भारत में आप देखिए, ठीक है, तो कैजुअल लेबर, ये देखिए कैजुअल लेबर येलो में है, ये 29 आपको मिलेंगे, 100 में से 29 कैजुअल लेबर्स हैं, राइट। 100 में से 29 जो है वो मस्त आपके कैजुअल लेबर्स हैं। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड कितने? 56 आपको देखने को मिलेंगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका फैमिली बिजनेस है, तो वहां पे 56 भी देखने को मिलेंगे। और रेगुलर सैलरीड यहां सबसे नीचे 15 इंडिया में, ठीक है। ये है 2004 का आंकड़ा। अब 20 साल बाद आ जाओ 2025 में, ये आंकड़ा और बर्बाद हो गया, ये आंकड़ा और बर्बाद हो गया। ये 56 पे ही है, लेकिन ये जो रेगुलर सैलरी जहां पे 20 साल पहले 15 था, ये आज 10 पे आ गया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 14 आप देख रहे हैं ना, ये 14, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको आप कंपेयर करिए। ये 14 एक और नया क्लास क्रिएट हो गया, ये 14 वाला, जिसमें कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जैसे मैंने फ्रीलांसर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 20 जहां पे जो कैजुअल लेबर है, यानी कि कैजुअल लेबर का आंकड़ा और कम हो गया है,
फ्रीलांसर्स की बढ़ोतरी हुई है। अब आ जाओ वियतनाम में, ये 2022 का आंकड़ा देखिए, 46% 46%। और भारत में कितना, 10%। अभी की बात कर रहे हैं, चलो 20 साल पहले तो फिर भी ज्यादा था। रेगुलर सैलरीड 46% है, चाइना में 55% है, और चाइना में खाली 2 ही हैं। इसने देखिए चाइना ने अपने आप को कितना अच्छा बैलेंस किया, तभी तो चाइना में क्राइसिस नहीं है, तभी तो सब चंगा सी वहां पे बैलेंस्ड है। और अमेरिका में तो तबाही मची हुई है, सब के सब रेगुलर सैलरी पे है 94%, कोई नहीं, साउथ कोरिया में 77, राइट। तो ये बात बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो टाइनी फर्म्स होती है, छोटी फर्म्स होती है, हम क्यों कह रहे हैं कि रेगुलर फर्म्स रेगुलर सैलरी पे आपको जाना पड़ेगा, उसका दोस्तों रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि जब आप रेगुलर सैलरी में, हम कह सकते हैं कि भाई चलो एक लेबर उतना कमा रहा है, बट उसमें आपको प्रोटेक्शन होती है, उसमें कंपनी सारा देख रेख करती है, उसमें आप रियल काम करते हो, उसमें आप प्रोडक्टिव काम करते हो, उसमें ग्रो होने के चांसेस होते हैं। एक ठेला वाला, एक गोलगप्पे वाला हमेशा गोलगप्पे लगाएगा, वो 25,000 रुपए कमाएगा, बट अगर आपकी सैलरी 25,000 है, वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कितनी भी हो सकती है। सो जो टाइनी फर्म्स होती हैं, प्रॉब्लम ये होता है, वो वर्कर्स को बहुत ही लोकल मार्केट, छोटा लोकल मार्केट, जैसे मान लीजिए कि एक कोई फैक्ट्री है, बहुत ही छोटी सी फैक्ट्री है, वो मास्क बना रही है और वो पर्टिकुलर एरिया के लिए मास्क बना रही है, तो वो वर्कर खाली वहीं के लिए ही काम करेगा जिसमें आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी, राइट। और पर्सनल रिलेशनशिप, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे नहीं आपको ग्रो करने का, और वही फिर वो जनरेशन वैसे ही काम कर रही है। ये चीज है, ज्यादातर दे डिपेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और अपने आप को स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग लीगल एंटिटीज में। अब जैसे आप यहां पे, ये बहुत अच्छा, बहुत भयानक चार्ट है, ठीक है, इसको जरा हम स्टडी करते हैं। ये देखिए, अब ये चार्ट समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, भारत में मिनिमम वेज वर्सेस मीडियन अर्निंग्स है 1.3%, 1.3x, बाकी जगह कम है। इसको कैसे समझे? देखिए क्या होता है कि मीडियन क्या है, मीडियन मतलब होता है एवरेज। जैसे अगर बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो अलग अलग सैलरी कमा रहे हैं, अलग अलग उनको पैसा मिल रहा है, राइट, अलग अलग उनको पैसा मिल रहा है, अब उनका एवरेज निकल के आ रहा है, एग्जांपल के लिए 10 रुपए, तो 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो एवरेज कमा रहे हैं 10 रुपए, ठीक है ना। तो अब भारत में मिनिमम वेज कितना है पता है? 10 रुपए से 1.3, मतलब 3, इतना ज्यादा, 1.3 इंटू, जैसे अगर मान लीजिए कि एवरेज 20,000 निकल के आ रहा है, तो ये 26,000। नहीं समझे? फिर से मैं कोशिश करता हूं और आसानी से समझाने की। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे मिनिमम वेज क्या होता है कि आपको उतनी सैलरी दी जाएगी, उतनी सैलरी आपको दी जाएगी, मतलब उससे नीचे तो आपको नहीं दिया जाएगा। और भारत में अलग अलग लॉ है इसके लिए, और मिनिमम वेज डिसाइड किया है। तो मीडियन मतलब एवरेज, यानी कि अगर आपकी एवरेज आप 10 रुपए कमा रहे हैं, तो आपकी मिनिमम कितना, 1.3, यानी कि 13 रुपए, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जो एवरेज हमने यहां पे डिसाइड किया है ना, मिनिमम वेज उससे 1.3 गुना आपको ज्यादा मिल रहा है। समझे कि नहीं आप? कि जो एवरेज सैलरी है, एवरेज मिनिमम वेज सरकार ने बोला उतना मिलना चाहिए, वो 1.3 आपको जाना देना पड़ेगा अगर आप रेगुलर सैलरी जॉब में हो। कहने का मतलब यह है कि भाई लोग जानबूझ के हायरिंग नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जानबूझ के, अगर उनको जरूरत नहीं है तो वो या तो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कराएंगी, नहीं तो आपको लेबरी बना के रखेंगी। क्यों? क्योंकि जहां पे उन्होंने आपको हायर किया ना, सरकार के कंप्लायंसेस आ जाते हैं, उनके सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं। और सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देखिए, एक तो आपको पैसा अच्छा खासा उनको देना पड़ेगा, मिनिमम वेज का 1.3 ज्यादा, यानी कि मीडियन तो है, मीडियन से जो मिनिमम वेज मतलब 1.3, तो इसका मतलब बहुत पैसा, अच्छा खासा पैसा। अब ये बाकी देशों में देखिए, वियतनाम में आधा है, समझ रहे हो? जो मीडियन वेज है यानी कि जो एवरेज है, और जो मिनिमम वेज है आप उसको 0.5 तक दे सकते हो। यही चाइना में 0.5 है, साउथ कोरिया में 0.5, अमेरिका में बहुत कम है। कहने का मतलब यह है कि इसीलिए आप अमेरिका में देख रहे हो ना कि 92% लोग रेगुलर सैलरी में हैं, क्योंकि वहां के कंपनीज पर बर्डन नहीं है और वो पैसा ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन भारत में यही प्रॉब्लम है कि भाई पैसा आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा, दिस इज द प्राइस ऑफ हायरिंग। उसके बाद एड ऑन आपको 25% और देना पड़ेगा, है ना, ट्रैवलिंग का अलाउंस, पेट्रोल का अलाउंस, ये सब अलग।
और ये चाइना वियतनाम में 21 है, चाइना में 22 है, साउथ कोरिया में 19 है, अमेरिका में 9% है। भारत में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो चाहती है कि सब रेगुलर सैलरी में आ जाए, सबको सोशल बेनिफिट मिले, बट ये देख रहे हो ना, ये बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मैटरनिटी बेनिफिट आपको अलग से देने पड़ते हैं, 6 महीने की सैलरी का आपको अलग से देना पड़ता है। वियतनाम में नहीं देना है, कहीं किसी भी देश में नहीं देना है, इंश्योरेंस बेस्ड है ये, ठीक है, इंश्योरेंस किया जाता है कि वो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो आपका ध्यान रखेगी। अब अगर मान लीजिए कि आप ओवर टाइम करते हो तो भैया हर घंटे का 100%, एक इंसान 100 रुपए कमा रहा है 1 घंटे, तो 200 रुपए हर घंटे आपको देने हैं। ये प्राइस ऑफ हायरिंग है। यहां 50 है, ओवर टाइम के भी कम है। सेम एक्स्ट्रा वेज ये भारत में बहुत ज्यादा है, यहां 10, 8, 17 है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वुमेन ये आदमी से 5 गुना ज्यादा है, बाकी सब जगह निल है। प्राइस ऑफ पार्टिंग, अब ये भी देख लीजिए अगर आपको वर्कर्स को रिलीज करना है तो 5.5 महीने का वेज दो। ये सारी चीजें क्या है, और परमिशन, आपको सरकार से परमिशन की जरूरत है, तो दिस इज द प्राइस ऑफ हायरिंग। कहने का मतलब ये है कि भारत जो रेगुलर सैलरीड है ना, उसको कन्वर्ट करना होगा ना, ठीक है, वो बड़ा मुश्किल है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और जाहिर सी बात है कि इसमें कंपनीज का भी फॉल्ट है कि वो बहुत कम पैसा देते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास क्या चॉइसेस हैं? चॉइसेस ये हैं कि भाई सबसे पहले तो सरकार को लेबर मार्केट को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात सच है कि सरकार, लेबर लॉज बहुत सारे थे और सरकार उनको 4 में उसको कंसोलिडेट किया है। बहुत आलतू फालतू चीज़ें जो हैं उन्होंने ख़त्म की है। तो आप सबसे पहली चीज़ मिनिमम वेज आपको सेट करना पड़ेगा, यानी कि जो मिनिमम वेज है उसको ऐसी जगह तय करो जो वास्तविक वर्कर्स की कमाई के हिसाब से हो, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मिनिमम वेज 26,000 तय कर दी जाए तो कम स्किल्ड वर्कर को भी कम से कम 26,000 देना पड़ेगा। ओके, सो मिनिमम वेज को मीडियम अर्निंग्स के रियलिस्टिक प्रोपोर्शन में रखा जाए ताकि कंपनीज के लिए एंट्री लेवल वर्कर्स को फॉर्मल हायर करना आसान हो। यानी कि वही बात है कि भाई उतना ही पैसा दो जितना वो डिजर्व करते हैं, या उतना ही पैसा दो जो ग्लोबल जहां पे मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है। ओके, क्योंकि अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी ले लीजिए, अब उसका एवरेज वर्कर कितना कमा रहे, जैसे गारमेंट कंपनी ले लीजिए, ठीक है, कोई गारमेंट कंपनी है जो कपड़े बना रही है, अब उसके एवरेज जो है वो 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 35,000 निकल के आ रहा है। सारे वर्कर्स पूरी भारत में जो लोग कपड़े उद्योग में काम कर रहे हैं वो 35,000 एवरेज कमा रहे हैं। अब आपको 1.3 उसका देना है, तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम एक मिनिमम वेज ही तय कर दें, यानी कि हम 35,000 रुपये देंगे। तो ये अलग अलग वेरी करेगा अलग अलग कंपनीज के लिए कि हर किसी का एवरेज निकलेगा, उसके ऊपर से आपको 1.3 देना पड़ेगा। सो अगर हम इसको पहले से ही तय कर दें कि एक ही यूनिफॉर्मिटी इसमें हो जाए तो कमाल हो जाएगा। सेकेंड, लेबर को फ्री करिए। अब इसका मतलब ये है कि काम के घंटे को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाइए। मतलब भाई देखो, जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ क्या होता है कि अगर मेरे पास काम है तो मैं काम दूंगा, और मेरे पास काम नहीं है तो मैं फ्री रखता हूँ काम के हिसाब से। जैसे कुछ दिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम है तो आप उसको बुलाइए, और अगर काम कम है तो उसको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती आर्ट्स को बांधना सही नहीं है, लेबर को फ्री करिए, राइट, ये चीज़ है। देन मल्टी वीक एवरेजिंग, ये भी कर सकते हैं। और ओवर टाइम जो होना चाहिए वो ग्लोबल रेंज के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, कि पूरी दुनिया में क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो इन चीज़ों से हम भारत में जो क्राइसिस है, जो मिसमैच है, जो जॉब क्राइसिस, और ये आगे अब और भी बढ़ेगी क्योंकि भारत में एक लंबी लाइन लग गई है, ढेरों कॉलेजेस हैं इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की। अगर हम उनको रिफॉर्म नहीं करेंगे, उनको नहीं सोचेंगे तो उनका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। आई होप ये बहुत गहरी बात है और कहीं ना कहीं ये भारत को आगे जाने से रोक रही है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और MS वर्ड का आप कोर्स, MS ऑफिस का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।